नमस्कार। आज हम बात करेंगे COP20 की, जहां पर साइट्स के 50 वर्ष पूरे होने की वर्षगांठ भी बनाई गई है। हमारे लिए ये दोनों ही टॉपिक महत्वपूर्ण है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक की। यहाँ पर साइट्स की 50वीं वर्षगांठ मनाएगी। कहाँ पर? तो जहां पर COP20 का आयोजन किया गया। अब सबसे महत्वपूर्ण यह है कि COP20 का आयोजन हुआ कहाँ, साथ ही साथ यहाँ पर सभी सदस्य देश इकट्ठे हुए। इसके अलावा प्रजातियों के संरक्षण से संबंधित जो भी निर्णय हैं, उन निर्णयों पर, लाइवलीहुड पर, सस्टेनेबल यूज पर और वाइल्ड ट्रेड गवर्नेंस को लेकर, वन्य जीव व्यापार को लेकर कैसे उनका शासन प्रशासन हो, इन सारी बातों पर बहस की गई। तो आइए समझते हैं आज के इस टॉपिक के अंतर्गत क्या महत्वपूर्ण सबसे इंपॉर्टेंट चीजें रही। तो खबर हमारी यही है कि साइट्स ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में COP20 में अपनी 50वीं वर्षगांठ को सेलिब्रेट किया है। अब इस में दो चीजें आपको समझने के लिए जरूरी है। पहली चीज तो यह है कि साइट्स क्या है और दूसरी चीज यह है कि COP20 क्या है। तो देखिए, यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे साइट्स की। साइट्स यानी सबसे पहले इसका फुल फॉर्म आप देख लीजिए क्या है। तो साइट्स यानी कि कन्वेंशन ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, यानी कि ये वनस्पतियों और जीव जंतुओं दोनों से संबंधित है। और साइट्स की अगर बात करें तो जो भी वन्य जीव हैं या वनस्पतियां हैं, उनको लुप्त प्राय होने से बचाना। अगर कोई लुप्त प्राय प्रजाति है तो उसका अंतरराष्ट्रीय व्यापार इस तरीके से हो सके कि उसके लुप्त प्राय होने की स्थिति न, मतलब उस पर खतरा न आने पाए, वो लुप्त प्राय न हो सके। यानी कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर उसके एक प्रकार का ये क्या है, सम्मेलन है। तो वन्य जीवों और वनस्पतियों जो लुप्त प्राय प्रजाति हैं, उनके अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर एक प्रकार का ये सम्मेलन है और एक कानूनी रूप से बाध्यकारी बहुपक्षीय संधि है। ये क्या है? एक प्रकार की संधि है। कैसी संधि है? जिसमें कि बहुपक्ष है, यानी कि कई पक्ष हैं, और लीगली बाइंड है, यानी कि कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है। इसका नेचर कैसा है? तो कानूनी रूप से बाध्यकारी है। अब इसके मदद से जंगली जानवरों और पौधों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर रेगुलेशन लगाया जाता है, यानी कि उनको विनियमित करने का काम किया जाता है, ताकि इन प्रजातियों के अस्तित्व पर किसी भी प्रकार का संकट न आने पाए, इनकी सुरक्षा हो सके। अब सवाल उठता है कि इसका विचार सबसे पहले कब आया था। तो देखिए, सबसे पहले इसका विचार आया था 1963 में। 1963 में क्या हुआ, IUCN ने सबसे पहले इसके विषय में एक विचार दिया। और ठीक इसके 10 वर्षों के बाद आप देखेंगे तो 1973 1973 में इसके लिए क्या तैयार किया गया, एक कानूनी मसौदा तैयार किया गया। और वो कानूनी मसौदा कहां पर तैयार किया गया? तो वो तैयार किया गया था आपका वॉशिंगटन में। तो पहला आपको ये याद रखना है कि सबसे पहले इसके लिए जो थॉट आया, यानी कि जो विचार आया, वो IUCN के द्वारा आया था। और सबसे पहले जो मसौदा एक तैयार किया गया, वो कहां पर तैयार किया गया? तो वो 1973 में वॉशिंगटन में तैयार किया गया। और उसके बाद 2 वर्षों के बाद ही आप देखेंगे 1975 में, यानी 1 जुलाई 1975 को इसको लागू कर दिया गया। तो इसके लागू होने का वर्ष क्या है? 1975। कब? 1 जुलाई 1975 को इसको लागू कर दिया गया। तो ये एक प्रकार की बहुपक्षीय संधि, जो कि वन्य जीवों और वनस्पतियों के लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर एक प्रकार का सम्मेलन है, एक प्रकार की संधि है, जो कि कानूनी रूप से बाध्यकारी है। ये उसका इतिहास है। अब अंतरराष्ट्रीय वन्य जीव व्यापार नियंत्रित कैसे हो, उसके लिए इससे परमिट लेने की आवश्यकता होती है। व्यापार पर नियंत्रण लगाने का एक तरीका होता है। इसने क्या किया कि अलग अलग इसने सूची बनाई, यानी कि जिस प्रजाति पर ज्यादा खतरा है उसको अलग सूची में रखा गया, उस पर कड़ा नियंत्रण लगाया गया। जिस पर कम खतरा है उसके लिए अलग सूची बनाई गई, यानी कि प्रजाति की सुरक्षा के अनुसार उसको सूचियों में स्थान दिया गया। अंतरराष्ट्रीय एक प्रकार की निगरानी व्यवस्था के रूप में भी ये काम करता है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार की जो भी पौधे हो गए या इस प्रकार के जो भी वन्यजीव हो गए, जो वन्यजीव या वनस्पतियां होंगी, दोनों पर कैसे निगरानी रखी जाए, उसके लिए ये काम करता है। और उनकी अवैध तस्करी न हो, उनके या उनके किसी पार्ट की, इस पर भी नियंत्रण इसके माध्यम से, अवैध निर्यात न किया जा रहा हो, कहीं ऐसा न हो कि उसका जिस भी संकटग्रस्त ऐसी प्रजाति है उसका निर्यात अवैध तरीके से किया जा रहा हो, जहां पर उसकी सस्टेनेबिलिटी पर खतरा पड़ जाए। तो ये इस तरह से व्यापार भी जारी रहे और कोई भी प्रजाति जो है वो लुप्त प्राय प्रजाति अगर है या खतरे में पड़ने वाली प्रजाति है तो उसकी सुरक्षा भी की जा सके। इस तरह से टिकाऊ सस्टेनेबल उपयोग को और वैज्ञानिक शोध को बढ़ावा देने का काम ये करती है। अब देखिए,
इसी का जो सम्मेलन है, यानी कि जो COP20 की बात हो रही है, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो साइट्स का जो 20वां कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है वो आयोजित हो रहा है, और इसके विषय में भी आपको जानना चाहिए, क्योंकि ये 2 या 3 वर्षों में होने वाला ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो है 2 या 3 वर्षों में ये आयोजित किया जाता है। और इसमें क्या होता है, तो इसमें ग्लोबल वाइल्ड लाइफ ट्रेड पॉलिसी के ऊपर कैसे उसको शेप दिया जाए, कैसे उसको आकार दिया जाए, इस पर निर्णय लिया जाता है इस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में। इसको होस्ट इस बार कौन कर रहा है, तो ध्यान रखना है, इस बार होस्ट इसको कर रहा है उज्बेकिस्तान। ये क्यों महत्वपूर्ण है, इसलिए महत्वपूर्ण है, उज्बेकिस्तान होस्ट कर रहा है, और कहां पर ये हो रहा है, तो याद रखेंगे समरकंद। अब ये महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि सेंट्रल एशिया में इसको होस्ट किया जा रहा है, यानी कि और साथ साथ यहाँ पर साइट्स की 50वीं वर्षगांठ भी मनाई जा रही है। तो सेंट्रल एशिया में कॉप इसकी जो बैठक है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की पहली बार हो रही है साइट्स की, और साथ साथ यहाँ पर ये हम ये कह रहे हैं कि ये मध्य सेंट्रल एशिया में पहली बार, और साथ साथ 50वीं वर्षगांठ साइट की। तो ये दोनों इन दोनों चीजों की वजह से ये क्या है, इस बार विशेष है। अब इसके ढेर सारे इस बार रिजल्ट भी आए हैं, इसमें क्या क्या रिजल्ट में रहे एक नजर उस पर भी डालते हैं, परिणाम क्या रहा है। तो देखिए परिणाम में इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि इसमें लगभग 73 नई प्रजातियां जो है इसमें ऐड की गई हैं, यानी 73 प्लस इजाफा हुआ है इसकी विभिन्न जो परिशिष्ट 1 2 3 होते हैं, तो उसमें इसके परिशिष्ट में जो है 73 प्रजातियों की एंट्री हुई है। ये अपने आप में एक क्षमा करिएगा 73 नहीं बल्कि 77 प्रजातियां, 77 प्रजातियों की यहाँ पर एंट्री हुई है। अब देखिए यहां पर अगर हम एक नजर डालें तो शार्क और रे इसको परिशिष्ट वन में शामिल किया गया है, जिसमें कि ओशियनिक व्हाइट टिप शार्क, वेल शार्क हैं, इसमें सभी मंता और डेविल रे इनको भी इसमें सम्मिलित किया गया है। इसके अलावा आप देखें तो गैलापागोस इग्वाना, इसकी 3 स्पीसीज गैलापागोस की, लैंड इग्वाना की, और साथ साथ गैलापागोस मैरिन इग्वाना, इन सभी को परिशिष्ट एक में सम्मिलित किया गया है। इसके अलावा अफ्रीकन रेप्टाइल्स जो कि अफ्रीकी एक सरीसृप है, इसको भी शामिल किया गया है परिशिष्ट एक में। तो ये तो बात हुई शामिल करने की। इसके अलावा अगर आप देखें साइगा मृग है एक, ध्यान रखिएगा साइगा मृग है, इसको जो है साइगा मृग को क्या किया गया है, ये कहाँ का है, कजाकिस्तान का है। इसको परिशिष्ट 2 से क्या किया गया है, हटा दिया गया है। तो याद रखेंगे ये पहले परिशिष्ट 2 में था, अब इसको परिशिष्ट 2 से क्या किया गया है, हटा दिया गया है। तो साइगा मृग को याद रखेंगे। इसके अलावा एक और नाम है वो है आपका गुआडालूप, गुआडालूप फर सील, जो कि मैक्सिको का है। तो गुआडालूप फर सील, गुआडालूप फर सील, इसका नाम याद रखेंगे, कहां से संबंधित है, तो मैक्सिको से संबंधित है। इसको परिशिष्ट 1 से हटाकर इसको परिशिष्ट 2 में शामिल कर दिया गया है। तो ये पहले परिशिष्ट 1 में था, अब 1 से इसको हटा के परिशिष्ट 2 में इसको शामिल कर दिया गया है। तो ये COP20 के संबंध में कुछ प्रमुख परिणाम थे। तो चलिए आगे चलते हैं। अब आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है, महत्वपूर्ण सूचना यह है कि अब दृष्टि आईएएस का बैच शुरू हो गया है आपके शहर रांची में भी। तो अगर आप जेपीएससी और यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे रांची सेंटर से भी लाभान्वित हो सकते हैं। इसके अलावा आपके लिए हम बता दें कि हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा कोर्स जो आपके लिए है बिल्कुल पॉकेट फ्रेंडली, 24,999 रुपए में, और जिसका नाम है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स की खास बात क्या है, इस कोर्स की खास बात यह है कि आपके जीएस की संपूर्ण तैयारी प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक की 14 माह में कवर की जाएगी। साथ ही साथ 18 माह तक इस कोर्स की वैलिडिटी है। इस कोर्स की और बहुत सारी खास बातें हैं, तो एक नजर डालते हैं इस कोर्स के ऊपर। देखिए 1250 प्लस घंटों की कक्षाएं स्टूडियो से लाइव मिलेंगी आपको, 18 माह तक कोर्स की वैलिडिटी है। साथ साथ लेक्चर के दौरान बोर्ड पर जो भी चीजें लिखी जाती हैं वो पीडीएफ फॉर्म में आपको उपलब्ध कराई जाती है। क्लास के दौरान लाइव चैट की सुविधा भी आपको दी जाती है। इसके अलावा 18 क्लास टेस्ट प्रीलिम्स और मेंस के आपको मिलेंगे इसमें, साथ साथ प्रिंटेड क्लास नोट्स तो मिलेगा ही। यूपीएससी की तैयारी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है आपके करंट अफेयर्स का सेक्शन, और इसके लिए 2 वर्षों तक आपको करंट अफेयर्स की क्लास का एक्सेस दिया जा रहा है। साथ ही साथ इसका प्रिंटेड मटेरियल भी 2 वर्षों का प्रदान किया जाएगा। इस कोर्स के बैच की बात करें तो 9 दिसंबर शाम 5 बजे से हिंदी माध्यम का, और 10 दिसंबर शाम 6 बजे से इंग्लिश मीडियम के बैच की शुरुआत हो गई है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां से इस कोर्स को आप परचेज भी कर सकते हैं।
और विस्तार से अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 8750187501। इस नंबर पर आप कॉल करके और विस्तार से जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ, और हमेशा की तरह इसकी जिम्मेदारी होगी आपके ऊपर। आज का प्रश्न आपके लिए है कि होम्स हाइंड बैक टार्टवाइज किस महाद्वीप का सरीसृप है जिसे अपेंडिक्स 1 में रखा गया है। विकल्प आपके सामने है। विकल्प ए एशिया, विकल्प बी यूरोप, विकल्प सी अफ्रीका या विकल्प डी ऑस्ट्रेलिया। इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। लड़ते रहिए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।